इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट, स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आज का अपना जो ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। फटाफट से जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे न्यू हो, जिनको भी 8 बजे रात की 8 बजे जो अपनी स्पेशल यूट्यूब क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आज का रहने वाला है। आज के एमसीक्यूज़ में आपको ये देखना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ राइट हो रहे हैं, कितने एमसीक्यू रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर का ही जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं भाई फुल बैच, तो BFEHS मास्टर बैच अभी ऑफर प्राइस में 1799 है। जिन बच्चों का कल पेमेंट नहीं हो पाया था वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, और RRB फुल बैच अभी लास्ट डे है ऑफर का। जो भी बच्चे बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं यहाँ से। और कॉम्बो बैच है ओनली 4299 में, जो कि आप कंप्लीट 6 मंथ का बैच बाय कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज गिवन बाय। जो पावर होती है एक लेंस की वो किस यूनिट्स में रिप्रेजेंट की गई है। पावर ऑफ अ फोकल इज डिस्क्राइब्ड एज या गिवन बाय। तो आपको पता है भाई जो भी लेंसेज होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो पावर जो होती है उसको आप किस टर्म में डिफाइन करोगे। पावर इज इक्वल टू 1F। पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1F। किसके इक्वल होती है, 1F के इक्वल होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा। तो मैम आंसर विल बी P इज इक्वल टू 1F। 1F मीन्स F इज द फोकल लेंथ। F क्या होती है यहाँ पे, फोकल लेंथ होती है। तो पावर जो होती है किसी भी लेंस की वो इक्वल होती है 1 फोकल लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, इस टर्म में दी गई है। ये जो आपकी पावर होती है लेंस की वो डिफाइन की जाती है फोकल लेंथ की टर्म में। डैश आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसा कौन से एटम्स होते हैं जिनके सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है भाई, आपने एलिमेंट्री टेबल पढ़ी होगी, एलिमेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमने लिखा लिथियम, तो लिथियम है भाई, लिथियम का जो ऊपर लिखा जाता है जैसे 7/3। ठीक है, तो ये इसका होता है मास नंबर। ये ऊपर जो लिखा जाता है ये था मास नंबर, ये था एटॉमिक नंबर, ये था एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट है, चाहे आप लिथियम लगा लो। ठीक है, तो जैसे मैंने लिथियम लिखा, लिथियम के ऊपर जो लिखा जाता है ना 6। ठीक है, द मास नंबर रिटन इन द टॉप। टॉप में जो होता है वो होता है मास नंबर, और जो नीचे लिखा जाता है, मान लो मैंने लिख दिया 13 लिख दिया, तो ये क्या होता है इसका, जैसे लिथियम का होता है 3, 6/3, तो ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो कि बॉटम में लिखते हैं, इट इज़ द एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर रिटन ऑन द टॉप एंड एटॉमिक नंबर एट द बॉटम। तो एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है भाई, बॉटम पे होता है। पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें इस टाइप से आपको एलिमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ में।
तो आपसे ऐसा पूछा गया है, ऐसे एटम्स जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मैम आइसोबार। क्या बोलते हैं भाई? आइसोबार। सेम मास नंबर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो दैट इज द आइसोबार। एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट आता है भाई आइसोथर्म्स। ये कोई टर्म नहीं होती। नेक्स्ट है भाई आइसोलेट्स। आइसोलेट्स भी नहीं होता। उसके बाद में आते हैं आइसोटोप। आपने पढ़ लिया क्या होता है? आइसो बार आपने पढ़ लिया। उसके बाद में आता है आइसोमर। आइसोमर क्या होता है भाई? जिसका सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स। नेक्स्ट है भाई द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप क्रूड डेथ रेट निकाल सकते हो? ठीक है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। तो जो डेथ होगी, डेथ इन जनवरी मल्टीप्लाई इंटू 12 बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। नेक्स्ट है भाई नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज इन अ ईयर बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन दैट ईयर। तो आपको निकालना है क्रूड डेथ रेट। क्या निकालना है भाई? क्रूड डेथ रेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्रूड डेथ रेट निकालना है, निकालिएगा भाई। कैसे निकालोगे बताइएगा भाई। तो क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला पूछा है। क्रूड डेथ रेट, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है भाई। ठीक है ना, क्रूड डेथ रेट वाला। क्रूड बर्थ रेट आ जाता है, डेथ रेट आ जाता है, तो आंसर करना है। वेरी गुड। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। तो मैम क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। नंबर ऑफ डेथ, उस साल में कितनी डेथ हुई है और उस साल की मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, इंटू 1000। ठीक है भाई। पल्स डेफिशिएट, जीएमसीएच चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया था। बीएफयूएचएस के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। और भाई जल्द ही आप लोगों के लिए रिलीज हो रहा है। ठीक है भाई, न्यू बैच। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लें। पल्स डेफिशिएट क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स। नेक्स्ट है एपिकल एंड अपाइकल एंड एंकल। एपिकल एंड एंकल नहीं मैम, ये होता है अपाइकल एंड रेडियल के बीच का डिफरेंस। आज हमने इसका क्वेश्चन भी किया था। अगर पेशेंट को अरिथमिया होगा तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? डिफरेंट मेजरमेंट देखने को मिलेगा। किसका? अरिथमिया की कंडीशन के अंदर है। जब पेशेंट को अरिथमिया हो रखा है तो अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स डिफरेंट आएगी। एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इज इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिस्पॉन्स डेवलप करती है किसी भी पर्सन के अंदर, दैट इज द थिंग, दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द स्टिमुलस, दैट इज द इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स डेवलप करती है। दैट इज द स्टिमुलस। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो क्या करे आपके अंदर रिस्पॉन्स पैदा करे। जब कोई स्टिमुलस आएगा तभी आप रिस्पॉन्स दोगे, सो इट इज द स्टिमुलस। अगला क्वेश्चन है चैनलिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव और अर्ज।
channeling of strong and socially unacceptable drives and urge into a form that is acceptable to the society is called as। ऐसी स्ट्रोंग और सोशली अनएक्सेप्टेबल अर्ज आना किसी भी पर्सन को जिसको वो क्या कर ले, एक्सेप्टेबल बना ले। मतलब आप गुस्सा ज़्यादा आता है आप लोगों को, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो भाई, उस गुस्से को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, उस गुस्से को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या कहलाएगा मैम, दैट इज़ द सब्लीमेशन। क्या कहलाएगा भाई, सब्लीमेशन कहलाता है। रीग्रेशन एक होता है रीग्रेशन। रीग्रेशन क्या होता है भाई, रीग्रेशन क्या होता है, रीग्रेशन ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। तो इमेच्योर सा बिहेव करना, ठीक है, जैसे नर्स ने गलती कर दी और डॉक्टर ने उसको डांटा तो क्या किया गया भाई, उसने बच्चों जैसा सा बिहेवियर शो किया, ठीक है ना, वो अपना चाइल्डहुड बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज द रीग्रेशन। एंड सब्लिमेशन क्या कर लिया उसने, सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स को कन्वर्ट कर लिया सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बेबी। नियोनेट बेबी की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 52, 49, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल लेंथ होती है वो होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एलिमेंट का सिंबल कौन सा होता है, ब्रोमाइन का सिंबल कैसा होता है, तो BR से डिफाइन करते हैं ब्रोमाइन को, ठीक है। तो एक होता है बोरोन, बोरोन को डिफाइन करते हैं B से, ठीक है। तो ब्रोमाइन BR से आप क्या करते हो भाई, डिफाइन करते हो, ठीक है। ये इसका केमिकल नेम भी आप बोल सकते हो। द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज। ऐसा प्रपोर्शन क्लिनिकल केसेस का जिसके अंदर क्या हो जाए भाई, बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल रही हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे क्लिनिकल केसेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा the proportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestations is known as। तो वायरुलेंस, इन्फेक्टिविटी, एक होता है पैथोजेनिसिटी, नेक्स्ट होता है भाई आपका प्री पैथोजेनेसिस, उसको प्री पैथोजेनेसिस बोलेंगे। वेरी गुड। तो मैम इसको बोलते हैं वायरुलेंस। क्या बोलते हैं भाई, वायरुलेंस। ये आप कम्युनिटी में पढ़ते हो। देखो, प्री पैथोजेनेसिस कोई भी डिजीज़ होने से पहले की कंडीशन, प्री डिजीज़ मतलब डिजीज़ होने से पहले की कंडीशन, पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज़ वाली कंडीशन। नेक्स्ट है भाई वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जो क्या कर दे, सिंपल टर्म्स में आप ये बताओ कि डिग्री ऑफ डैमेज, कोई भी भूकंप आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उससे कितनी डैमेज हुआ है, डिग्री ऑफ डैमेज, दैट इज द वायरुलेंस, ठीक है। वायरुलेंस के लिए वायरुलेंस फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना था, कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना था, ठीक है, वो बैक्टीरिया था, वायरस था या प्रोटोजोआ था, ठीक है, उसका कॉलोनाइजेशन कितना था, कितने टाइम में कितनी कॉलोनी बना रहा था वो, उसका एंट्री और एग्जिट क्या था। एक होता है इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी क्या होती है मैम, इन्फेक्टिविटी कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कैपेसिटी ऑफ
वायरस टू एंटर द होस्ट, होस्ट के अंदर एंटर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी। और फिर क्या करना, डिजीज कोज करना। और क्या करता भाई, डिजीज को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी, दैट इज द इन्फेक्टिविटी। वायरुलेंस क्या होता है, बता दिया मैंने आपको। जी, तो ये आपको समझ में आया होगा मे बी। ठीक है भाई, डिटेल्ड के लिए आप डिटेल्ड कंप्लीट, अभी कम्युनिटी नर्सिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। देखो भाई, बहुत कम आती हैं वैकेंसीज। ठीक है, वैसे देखने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो काफ़ी आ रही हैं, लेकिन आपको मौका हर बार नहीं मिलता। अगर आपको चांस मिला है तो इस चांस को वेस्ट मत जाने दो। अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है तो उस चांस को वेस्ट मत जाने दो, अपनी अच्छी तैयारी करके और एग्ज़ाम दो, क्योंकि आप ओवर एज हो जाओगे। क्या पता बाद में आपको ये आरआरबी, ठीक है, डीएसएसबी, बाबा फरीदकोट, जीएमसीएच, पीजीआई, नोरसेट, आपको पता है डे बाय डे लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना, और बाद में आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई, आप लोगों ने जहाँ एक बार स्टडी छोड़ दी फिर उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिना गवर्नमेंट जॉब के रहने से बढ़िया ये है कि आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम जरूर दो। अगला क्वेश्चन है, एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। एंटेरोटॉक्सिन की वजह से कौन से, जो एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके थ्रू कॉज की जाती है, तो वो कॉज की जाती है मैम स्टिफाइलोकोकस की वजह से। किसकी वजह से भाई, स्टिफाइलोकोकस की वजह से कॉज की जाती है। किसकी वजह से, स्टिफाइलोकोकस की वजह से। अगला है भाई, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशो इन द टीचिंग हॉस्पिटल्स। टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर नर्स पेशेंट रेशो क्या रहता है, तो 1:5 रहता है मैम। क्या रहता है, 1:5 रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, 1:5 रहता है नर्स पेशेंट रेशो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो लगभग आपकी बॉडी का 40 से 60% हिस्सा बनाता है। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन। तो भाई एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो लगभग 40 से 60, सॉरी भाई, हाँ आंसर कीजिएगा एक बारी। हाँ आंसर करो, 40 से 60% हिस्सा कौन सा ऐसा प्रोटीन है, ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन जो 40 से 60% हिस्सा बनाता है आपकी बॉडी का। ठीक था वैसे, है ना। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं भाई एल्ब्यूमिन। सही था, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एल्ब्यूमिन, जो कि स्मॉल साइज का प्रोटीन होता है और किसके थ्रू बनाया जाता है भाई, लीवर। ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, BFUHS 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, लीवर के फंक्शन से क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि प्लाज्मा कौन सा, जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनका सिंथेसिस कौन करता है। तो आपको पता है भाई, एल्ब्यूमिन फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाइल पिगमेंट्स को, अमाइनो एसिड्स को, स्टेरॉयड हार्मोन्स को, मेटल्स को, एसिड्स को, ड्रग्स को। ठीक है ना, तो 40 to 60% तक आपकी बॉडी में होता है एल्ब्यूमिन। अगला है भाई, द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स जो हैं वो एब्सेंट है पेशेंट की बॉडी के अंदर एंड रेक्टम के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ द हिरिश्चनबर्ग डिजीज। नेक्स्ट है, इट इज़ द इंट्यूस सस्पेक्शंस। नेक्स्ट है भाई, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट है मिकल्स डाइवर्टिकुलम, तो इसको बोलते हैं भाई ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन हिरिश्चनबर्ग डिजीज, दैट इज द ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। व्हाट इज द कोएनल अट्रेजिया। कोनल अट्रेजिया क्या होता है,
कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है? कोएनल अट्रेजिया के अंदर। तो भाई नेजोफेरिंग्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कंजनाइटल किसी टाइप की, दैट इज द कोनल अट्रेजिया। अगला है भाई, अप्लाई एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रिस्पॉन्स क्विकली। मैं आपके ऊपर अनफेयर मतलब बिना मतलब का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ ताकि क्या करे, आप जल्दी से जल्दी उस रिस्पॉन्स को कंप्लीट करें। तो ये किस टाइप का बायस है? इट इज़ द मेजरमेंट बायस, इट इज़ द प्रोसीजरल बायस, इट इज़ द इंक्लूसिव बायस, इट इज़ द सिलेक्शन बायस। अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रिस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आने वाले हर एक एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? आप है। मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स करो और कंप्लीट करो रिस्पॉन्स को। इट इज़ द प्रोसीजरल बायस, ठीक है भाई। नेक्स्ट है द प्राइमरी ग्रैनुलोमा फॉर्म्ड इन द ट्यूबरक्लोसिस इज। कौन सा ग्रैनुलोमा बनता है सबसे पहले टीबी के अंदर? तो आपको मैंने बताया था गोन फोकाई बन जाते हैं, गोन फोकस बन जाता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, से जाला सारने लगेगा और सेल्स की जैसे नेक्रोसिस होगी तो सबसे पहले क्या होगा? गोन फोकाई बनेगा। क्या बनेगा? गोन फोकाई। विच विटामिन डोज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कौन सा विटामिन कन्वर्ट करता है? विच विटामिन कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है? सो दैट इज द विटामिन के। कौन है भाई? विटामिन के। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 1 वेन। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दैट इज द 2AV। 2AV 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। तो 2 आर्टरी और यहाँ पे तो मैम ये रहा ऑप्शन नंबर C, 2 आर्टरी 1 वेन होती है। अगला है मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी। मेटल जो क्या करते हैं भाई, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे डक्टाइल, लस्ट्रस, मैलिएबल या सोनोरस। जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले मेटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दैट आर द सोनोरस। क्या बोलते हैं भाई? सोनोरस। अगला क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलेंगे? ऐसा पार्ट, ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो भाई आपको पता है फीटस के अंदर आप सारे के सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। एग जो है वो क्या है भाई? एक एग बोल दो, ओवम बोल दो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इट इज द सेल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? गैमीट बोल सकते हो, ठीक है। जब ओवम, एग और स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है भाई? जाइगोट बनता है। और 8 हफ्ते के बाद ये किसमें जब ये जाइगोट और जब एग एंड स्पर्म मिलेगा, ओवम एंड स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनता है, ठीक है भाई। उसके बाद में जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में, और उसके बाद में फीटस बनता है, फीटस बनता है, ठीक है भाई।
साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय, साइको एनालिसिस जो थ्योरी थी वो किसने फाउंड की थी? इज फाउंडेड बाय, तो सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने भाई? मैंने अभी पढ़ाई है, आपको सारी थ्योरी जरूर पढ़नी है, क्योंकि कोई भी पेपर देना, नोट सेट देना, जीएमसीएस देना, बाबा फरीदकोट देना, एक क्वेश्चन थ्योरी से पक्का आता है, और वो भी साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोहलबर्ग ने दी थी। तो ये फ्रॉइड ने दी थी मैम। ठीक है भाई। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फुल बैच बिना झिझक के ज्वाइन कर सकते हैं आज ही 100% शॉर्ट सिलेक्शन के साथ। ठीक है, वही आपको कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो लास्ट डे है ऑफर का, आप अपनी ऐप इंस्टॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही अपने बैच को। थैंक यू सो मच।